नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए न्यूज 21 पर मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा परिचर्चा। हर बार की तरह आज भी हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं। जी, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े खास मेहमानों के साथ हम जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में और साथ ही उनकी फील्ड से जुड़े विषयों पर हम लोग काफी विस्तार से चर्चा करते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है जाने माने थिएटर आर्टिस्ट हेमंत थपलियाल जी, जिनका मानना है कि फिल्में आपको प्रसिद्ध बनाएंगी, टेलीविजन आपको अमीर बनाएगा, लेकिन थिएटर आपको अच्छा कलाकार बनाएगा। और इसी सोच के साथ आज ये एक जाने माने बेहतरीन कलाकार है। तो सबसे पहले हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। धन्यवाद। वार्म वेलकम सर। नमस्कार, आपको कैसे हैं? एब्सोल्युटली फाइन, बहुत बढ़िया। गुड टू सी यू सर। बहुत समय से हम चाहते थे कि आपसे चर्चा परिचर्चा पे हम काफी सारी चर्चा करें एंड आफ्टर ऑल आप यहाँ आ गए, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले चलिए थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। आपकी शुरुआती जीवन के बारे में हम जानना चाहेंगे और ये मेंशन कर रही हूँ कि आप मीडिया से भी हैं, इस बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, मैं दो नावों पे सवारी करता हूँ। ठीक है। थिएटर करता हूँ और मीडिया में भी रहा। मीडिया के लिए भी काम किया और थिएटर मेरा 81 में चालू हो गया। जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ था तो कहीं मैं घूमता हुआ जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं कि मेरे मन में ऐसा आया कि मैं जाऊं। कोई सज्जन मिले, उन्होंने कहा भाई नाटक वाटक करोगे? हमने कहा चलो चलते हैं। तो साइकिल पे चलते चलते एक रिहर्सल पे पहुंच गए और वहां से हमने नाटक करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने थिएटर को समझने की कोशिश की। पहले तो वैसे ही करते थे कि हाँ चलो मजा आ रहा है, करते। ठीक है। फिर थिएटर को पढ़ा, थिएटर को समझा, फिर समझा कि किस ढंग से थिएटर किया जाना चाहिए, उसकी क्या परंपराएं हैं, क्या आधार हैं, उसके क्या अनुष्ठानिक क्रियाएं हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर थिएटर के लिए कोर्स भी करना शुरू किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट कोर्स किया, फिर डिप्लोमा कोर्स किया और फिर उसके बाद एमए इन हिंदी विद स्पेशल रेफरेंस टू ड्रामा किया। ओके। और फिर वहाँ पे पढ़ाया भी मैंने। आपने पढ़ाया भी? जी। पीजी डिप्लोमा की क्लासेस चलती हैं वहाँ पे, तो उसको पढ़ाया भी। 2-3 साल वहाँ रहा है, साथ में थिएटर करता रहा और 75 से 80 का मेरा बहुत बिल्कुल बिजी पैक शेड्यूल था। कहने का मतलब अपनी आर्ट बिल्कुल के साथ पैक। एक दिन में 2-2 3-3 रिहर्सल करता था। इतना मग्न थे अपने काम में। बिल्कुल घर वालों के बारे में कभी नहीं सोचता था। लेकिन 75 to 80 है, उसमें हमने सुबह से शाम तक रात तक, आधी रात तक आपने अपनी कला को दिया सबसे ज्यादा, पूरी तरह। आप प्रेम और करते हैं। एक रिहर्सल नीचे चलती थी ग्राउंड फ्लोर पे, फिर फर्स्ट फ्लोर पे और फिर सेकंड फ्लोर पे चलती। तो बेसिकली सर आप कहाँ से हैं ये जानना चाहेंगे? बेसिकली हमारा परिवार तो है उत्तराखंड से। उत्तराखंड। लेकिन मेरा जन्म और कार्य क्षेत्र जयपुर ही रहा है। जयपुर। तो कर्म भूमि आपकी जयपुर ही रही है और कहीं नहीं रहा मैं। थोड़ा सा ये जिक्र करना चाहूंगी, वापस छेड़ना चाहूंगी कि मीडिया का क्या है। मैं बताना चाहूंगी कि आज इंटरव्यू इनका भले मैं ले रही हूँ, पर इन्होंने ना जाने कितनों के इंटरव्यूज लिए हैं। काफी अच्छे एक चैनल में आप कार्यरत रह चुके हैं, तो उसके बारे में प्लीज बताएं। बिल्कुल, मैं बताऊंगा। क्या हुआ कि मैं, हाँ, एक चीज हमारी बीच में छूट गई। 95 में मैं ये सब कुछ छोड़ के और मुंबई चला गया और मुंबई में मैंने सीरियल्स वगैरह में काम किया। चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा, एसोसिएट डायरेक्टर भी रहा, रोल भी किया। एक बड़ा मशहूर टीवी सीरियल आता था उस टाइम कि जस्ट मोहब्बत नाम करके। जस्ट मोहब्बत, ओके। 80 में बच्चों का ट्रेंड सेटर सीरियल था, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे आता था। उसमें मैंने एक टीचर का रोल किया और मैथ्स का टीचर, जिसका उसका जो मेन लीड में जो लड़का था 8वीं 9वीं क्लास का, उससे सबसे ज्यादा पंगा होता था। ओके। तो उसमें इंटरेस्टिंग रोल था और उसको देखते लोग बाग देखते थे तो लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया मुझे कि ओ, आप वो मैथ्स टीचर हैं। मैथ्स टीचर, राइट। और जिसका सबसे ज्यादा पंगा होता है। सबसे ज्यादा पंगा होता है। तो हमने कहा अब तो हो गया हमारा काम। अब पहचानने लग गए। अब पहचानने लग गए, अब हमको कोई नहीं निकाल सकता। फिर अचानक से क्या हुआ कि 2004 में मैं वापस आ गया। वापस आया तो मैंने ये कैमरा वर्क वगैरह किया हुआ था, डायरेक्शन किया हुआ था। इसी फील्ड से था ना, फैमिलियर थे। कैमरा एंटरटेनमेंट सेक्टर और उसको फेस करना, कैमरा को फेस करना है, उन सारी चीजों से था। तो मैंने
मैं ईटीवी में गया और फिर वहाँ पे मैंने वहाँ पे एज ए राइटर किया। फिर उसके बाद प्रोग्राम डायरेक्टर हो गया मैं, और उस प्रोग्राम को काफ़ी लोग बाग देखते थे, अप्रिशिएट करते थे, और उससे भी एक पहचान बनी कि कुछ पान वाले जिनकी थड़ियाँ हटा दी गई थी वो मुझे फ़ोन करते थे कि सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। अच्छा। फिर मैं कहता मैंने भाई छोड़ दिया है, अब मैं और दूसरा काम कर रहा हूँ। तो ऐसे ही शिफ्ट होता था। कोई थिएटर के बारे में सोचा, थिएटर पढ़ा, स्टानिस्लाविस्की पढ़ा, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र पढ़ा, एक्टिंग के बारे में सोचा। और थिएटर के बारे में हमेशा मैं ये कहता हूँ कि if I am teaching you theater, it doesn't mean that I want you to be a Shah Rukh Khan, Salman Khan, right. Amir Khan. Absolutely I want you to be a confident person Yes. who can deliver the thoughts, the philosophy in front of other guys with full of confidence Full or of confidence. convincingly. Right. Convincingly 100% true. बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर हमने जब थिएटर और किया तो थिएटर के बारे में 2013 में सीबीएसई में बातचीत हुई। अब सीबीएसई में बातचीत हुई तो वहाँ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी कि इसका 11th और 12th में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लगाया जाए। जी जी बिल्कुल। और उसके सिलेबस के लिए सिलेबाई कमेटी बनी, उसमें मैं भी था। और पहली मीटिंग जो हुई उससे और जो आखिर तक मीटिंग्स होती रही वहां तक मैं उसमें साथ रहा। क्या बात है, आपका जो इतने लंबे समय का अनुभव हम कह रहे हैं कि वही बोलता है। थोड़ा सा जानना चाहेंगे फैमिली में भी कोई इस फील्ड में था? हालांकि आपने बताया कि ऐसा कुछ नहीं था। नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा थोड़ा सा भी कोई पसंद करता था इस फील्ड को? नहीं। क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता होगा कि कोई सरकारी नौकरी करो या करो, बेटा है एक्टर कैसे बन सकता है, ऐसा कुछ था आपकी फैमिली में भी? मोस्टली होता है, होता है लड़कों पे बहुत जिम्मेदारियां होती हैं बिकॉज। नहीं मैंने आज तक जिम्मेदारी महसूस नहीं की कभी। Oh, that's nice. काफी कूल पर्सनालिटी। मैंने आज तक कभी कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं की, बस अपना काम करता चला गया। आपको आपके काम से प्यार है क्योंकि बिल्कुल, और आप वही कर रहे हैं जिसे आप करना चाहते हैं, इसलिए आपको वो चीज बोझ नहीं लगती है। आई एम वेरी मच पैशनेट अबाउट माई थिंग्स। वेरी नाइस। कि अगर पैशनेट नहीं है आप तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। 100%, लेकिन यू हैव टू बी पैशनेट। आपको जुनूनी होना पड़ेगा किसी भी चीज के लिए। 100%। जुनूनी होना जरूरी है। जुनूनी होना जरूरी है। तो कोई आपकी फेवरेट मूवी, कोई फेवरेट सॉन्ग कुछ? फेवरेट मूवी मेरी है परिचय। चाइल्ड साइकोलॉजी पे बहुत अच्छी फिल्म है गुलजार साहब की। ठीक है। और जब भी मुझे देखने का मौका मिलता है मैं उसको देखता हूँ। और क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस है उन बच्चों को के साथ उनके टीचर का, और उनको कैसे चेंज किया, उनकी साइकोलॉजी को चेंज किया, उनके रहन सहन को चेंज किया, उनकी बातचीत को चेंज किया। तो उसको हमेशा और जब भी देखने को मिलती है मैं लगा के बैठ जाता हूँ। और कुछ इमोशनल सीन्स ऐसे हैं जिनसे कि मैं रिलेट कर पाते हैं। रिलेट करता हूँ और खुद थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ। इमोशनल तो हो जाते हैं। मैं मेरी पत्नी और बेटी कहते हैं नहीं वो फिल्म देखते हुए तो आप एक्चुअली आर्टिस्ट जो होते हैं वो इमोशनल होते ही हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव काइंड ऑफ होते हैं वो। ठीक है सर, हम थोड़ा सा बातचीत को आगे बढ़ाएंगे कि थिएटर की हम बातचीत कर रहे हैं, तो आपकी नज़र में कौन से ऐसे थिएटर आर्टिस्ट हैं जिसने वाकई में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हो आपकी नज़र से? थिएटर आर्टिस्ट बिल्कुल नसीरुद्दीन शाह हैं। बहुत सही बात है। ओमपुरी साहब थिएटर के सबसे बड़े और एक्टिंग के ब्यूटीफुल एक्टर। बलराज साहनी इप्टा से थे और नेचुरल एक्टिंग के सबसे बड़े, हिंदुस्तान के सबसे बड़े एक्टर हैं। और उनको देख के ही शायद नसीरुद्दीन शाह ने भी कहा है कि बलराज साहनी की एक्टिंग देखकर ही थिएटर में आगे एक्टिंग के लिए हमने उस किस्म की एक्टिंग के बारे में सोचा रियलिस्टिक एक्टिंग, नेचुरल एक्टर। और एक्टिंग कभी की नहीं जाती। अच्छा, एक्टिंग होती है अपने आप। क्या बात है, अपने आप होती है। अगर आप फील करेंगे तो एक्टिंग होगी, और आप अगर फील ही नहीं करेंगे तो सब नेचुरल है। हाँ। और वही चीजें लोगों को कनेक्ट करती है, एब्सोल्युटली कनेक्ट करती है ना। तो आज के टाइम में कोई ऐसे एक्टर आपको दिख रहे हैं, क्योंकि आजकल सारी चीजें बहुत ज्यादा फास्ट आर्टिफिशियल हो गई हैं, कोई ऐसा आर्टिस्ट आज के टाइम में आपको दिखता हो जो वाकई में उसमें गुण हो? थिएटर आर्टिस्ट बहुत कम रहेगा। नहीं, अभी मेरे को लगता है कि सब थिएटर को एक स्टेपिंग स्टोन बना के चलते हैं कि 5 नाटक किए उसके बाद मुंबई भाग जाते हैं। तो उससे थिएटर का भला नहीं होता है। और जो हिंदी थिएटर है वो तो प्रोफेशनल हुआ ही नहीं है।
गुजराती थिएटर बहुत प्रोफेशनल है, महाराष्ट्री थिएटर बहुत प्रोफेशनल है, लेकिन हिंदी थिएटर प्रोफेशनल नहीं है। वहाँ पे शायद अपनी आजीविका नहीं चला सकता आदमी, एक कलाकार, एक थिएटर वर्कर अपनी आजीविका मात्र थिएटर से नहीं चला। ठीक है, वैसे ये पर्सनली मैं पूछना चाह रही हूँ कि थिएटर में ऐसा क्या सिखाया जाता है जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो लोग उनके अंदर नहीं होता, पर थिएटर में एक अलग क्या आपको पहचान क्या बनाता है आपको? कॉन्फिडेंस और चीजों को रैशनली सोचना। रैशनली, लॉजिकल से बड़ी ऊंचा स्टेप है रैशनल सोचना। तो रैशनल जब सोचेंगे तो थिएटर कर पाएंगे कि ये चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और किस लिए हो रही है। जरूरी है आपके हिसाब से एक अच्छे कलाकार बनने के लिए आपको थिएटर करना चाहिए? बिल्कुल। तो एक कॉन्फिडेंट पर्सन के लिए अगर आप किसी और जगह भी जाते हैं, तो मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आए जो इंजीनियर थी, हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की, लेकिन उसके बाद वो थिएटर में आए और उन्होंने वहाँ पे चीज़ों को सीखा और अपने आप को एक IAS में भी लड़की सेलेक्ट हुई, थिएटर में थी वो मेरे साथ एक स्कूल में, वो खड़ी नहीं हो पाती थी। देन शी सेड, मैंने कहा इधर आओ 5 मिनट बोलो। फिर उसकी फेसबुक रिक्वेस्ट आई मेरे पास, फिर उसने कहा कि आप मुझे पहचाने। वो फिर IAS में सेलेक्ट हुई। उसने कहा कि वो जो पहली बार आपने जो बुलवाया था, उस वक्त मेरे पाँव कांपे थे, लेकिन उसके बाद जो मुझे कॉन्फिडेंस आया, उसी ने मुझे सारी चीज़ें सिखाई और मुझे आगे बढ़ाया। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही खूबसूरत बात। थोड़ी बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे साहब आपसे कि चार्ली चैपलिन की बात अब आपसे मैं करना चाहूँगी। बड़े ही उम्दा कलाकार है, उनकी कॉमेडी देखकर शायद हम सब बड़े हुए हैं, सबके सब मोस्टली बड़े हुए हैं और एक बेहतरीन कलाकार। उनके बारे में आपके अपने विचार क्या है? क्योंकि वो उसके बारे में क्या बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड, सारी चीजें करते थे वो हैं। और उस दौर की फिल्में जब कुछ बोलती नहीं थी, वही बात है कि वैसे थिएटर के बारे में कहा जाता है कि उसके लिए ऑडियो विजुअल मीडियम के बारे में कहा जाता है, ऑडियो विजुअल मीडियम थिएटर और ऑडियो दृश्य श्रव्य काव्य कहा जाता है। भारतीय परंपरा में नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। तो दृश्य श्रव्य काव्य के लिए, थिएटर के लिए लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। बिना अगर हम दूसरी लैंग्वेज नहीं जानते, लेकिन वो दृश्य देख रहे हैं हम और हम उससे जुड़े हुए हैं, सही बात और वो इतना चीजें इतना अच्छे ढंग से कनेक्ट हो पा रहे हैं, हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, इतने अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो हम लोग बहुत आसानी से उन चीजों को समझ लेते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सही कहा आपने साहब। इसके बाद हम ये आपसे ये पर्सनली मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जो थिएटर जर्नी थी काफ़ी लंबी रह चुकी है, काफ़ी लंबी रह चुकी है आपकी जर्नी। तो आपके अवार्ड्स के बारे में कहाँ आप सम्मानित हो चुके हैं, थोड़ा जर्नी के बारे में बताएं। हुआ, लेकिन जो मैं गोल्ड मेडलिस्ट था यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के फर्स्ट जब मैंने पहली बार वो किया था सर्टिफिकेट कोर्स, तो उसमें गोल्ड मेडलिस्ट था। वो मेरे लिए क्या बात है, सेटिस्फेक्शन की बात थी। बिल्कुल। और भी जगह हुआ, लेकिन अब बिल्कुल काफी लंबी जर्नी। सम्मान होना मतलब यह है कि बस आपका काम खत्म हो गया है। आर्टिस्ट के लिए मेरे हिसाब से सम्मान होना वही बात होती है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आप अपने काम से खुश है तो। बिल्कुल। आने वाले समय में अगर हम बात करें तो आपके कौन से जो और प्रोजेक्ट्स हम देख सकते हैं, आपको कहाँ हम देख पाएंगे? कुछ प्लानिंग्स हैं फ्यूचर के लिए? प्रोजेक्ट लिखता पढ़ता रहता हूँ। अभी पिछली बार जब मैंने लिखा था तो एक प्ले लिखा था कि 5 बच्चे हिंदुस्तान के और 5 बच्चे पाकिस्तान के। क्या इत्तेफाकन, ये क्या सोच के लिखा था? ये इत्तेफाकन, हाँ, इत्तेफाकन एक ही अंडर अ रूफ, एक ही छत के नीचे हो गए, तो उनमें क्या क्या बातचीत होगी और किस तरह से उनमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा और किस तरह से वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा। क्योंकि उनके साथ वो 2 टीचर्स भी थे, उनके एक पाकिस्तान के टीचर और एक हिंदुस्तान के टीचर, और उनकी एज ज्यादा थी। उन्होंने शायद 1947 से पहले का वक्त देखा था। तो वो उन लोगों को कन्विंस करते हैं कंबाइंड, और लास्ट में वो बोलते हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, कोई नहीं चाहता कि हम कि जंग से सिर्फ सरहदें जीती जाती हैं, दिल नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो जंग से सिर्फ सरहदें जीती जाती हैं, दिल नहीं। इस किस्म का प्ले था और उसके 4-5 शो भी किए थे मैंने। अभी और चीजें हैं दिमाग में, प्रोजेक्ट्स हैं, पाइपलाइन कह सकते हैं। पाइपलाइन तो लेकिन आई एम वर्किंग कि कुछ डिफरेंट निकले। बहुत ही खूबसूरत जो आपने कॉन्सेप्ट बताया है, हम जरूर चाहेंगे कि ये शो आपका जो है हम इससे जुड़े, हम इसको देख पाए।
हेमंत जी, थोड़ी सी बात करते हैं कि थोड़ा टेक्निकली मैं जानना चाहूंगी कि आर्टिस्ट के बारे में अगर बात करें तो आर्टिस्ट कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, टीवी आर्टिस्ट होते हैं, फिल्म आर्टिस्ट होते हैं, तो आप बेहतर तरीके से थोड़ा डिफरेंस बता सकते हैं। थिएटर में पूरी तरह ग्रो होता है एक आर्टिस्ट, वो तरह तरह के रोल करता है। लेकिन फिल्म और उसमें वो केवल एक किस्म के रोल में बंध जाता है कि आप देखिए कि जगदीश राज होते थे, वो केवल पुलिस वाले का ही रोल करते थे। कोई और दूसरे एक्टर वो किसी बूढ़े का ही रोल करते थे। सही कहा आपने। बहुत सारे डायमेंशंस उन्होंने दिए, बहुत सारे आयाम जो है संजीव कुमार ने दिए फिल्म में। लेकिन जो फिल्म और उसमें जैसे टीवी में जो आर्टिस्ट आते हैं, हाँ, वो शायद 1-2 टीवी सीरियल तक सीमित रहते हैं और जो बड़े बड़े रोल करते हैं, मेन रोल करते हैं। उसके बाद वो कहीं पीछे बैकग्राउंड में चले जाते हैं, उनकी जगह नए एक्टर्स आ जाते हैं। तो थिएटर में आदमी हमेशा परिपक्व रहता है और चलता रहता है, बेस स्ट्रांग रहता है, वो किसी भी किस्म के रोल कर सकता है, उसको कोई समस्या नहीं आती, उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं। और थिएटर वाला आर्टिस्ट कहने का मतलब है सर का कि वो कहीं भी परफॉर्म कर सकता है, एकदम बिल्कुल निश्चिंत होके परफॉर्म कर सकता है। देखिए सर साहब, जयपुर की अगर थोड़ी सी हम बात करें तो यहाँ आर्टिस्ट के लिए कई जो बड़े प्लेटफॉर्म्स है वो नजर नहीं आते। कुछ हद तक अगर हम बात करें रविंद्र मंच और वर्तमान में जवाहर कला केंद्र है, इन 2 केंद्रों के अलावा कोई बड़े स्तर पर मंच अब तक क्यों नहीं आ पाया है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। जो हमारे यहाँ के कलाकार हैं उनके काम आ सके, क्या उन्हें दिल्ली मुंबई या अन्य शहरों की तरफ ही रुख करना पड़ेगा? नहीं, रुख नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली हम क्या है कि 2 जगह है, इट इज गुड है, अच्छी जगह है, दोनों में वेल इक्विप्ड है दोनों के दोनों। बिकॉज़ ज्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं है। हाँ, ज्यादा जगह नहीं है। एक और खुला है, राजस्थान आर्ट सेंटर खुला है उधर, यहीं पे शोज होते हैं, अभी शुरू हुए हैं वहाँ पे शोज। लेकिन क्योंकि जयपुर पहले एक सीमित दायरे में था, वो 2000 के बाद जो ग्रोथ हुई है कि सारी जगह इधर इस तरफ भी और उस तरफ भी और उस तरफ भी, सब तरफ कॉलोनीज बस गई। लेकिन वो थिएटर का ट्रेंड उतना नहीं चला जितना कि चलना चाहिए था, इसलिए वो जगह जगह उस किस्म के नाट्यगृह भी आपको नहीं मिलेंगे, शायद थिएटर नहीं मिलेंगे जहाँ परफॉर्म किए जा सके। सो बेसिकली देखिए, अगर हम बात करें तो देखिए जो कलाकार होते हैं, कला जगत से जुड़े जो आर्टिस्ट होते हैं, उनकी कोई ना कोई अपनी एक दास्तां तो होती है। तो कोई कहानी आपकी हम जानना चाहेंगे, कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें, शायद उससे इस फील्ड में आने वाले जो लोग हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, आपसे इंस्पायर हो सके। कोई कुछ भी आप बात शेयर कर सकते हैं, यंग जनरेशन को कोई मैसेज दे सकते हैं। हाँ, शेयर जैसी तो कोई ऐसी बात है नहीं। आज तक जो भी लाइफ में रहा, खुली किताब रहा है, उसके अलावा कभी कुछ सोचा नहीं थिएटर के अलावा। हाँ, ये है कि मैं फिर से यही कहूँगा कि जो भी कोई थिएटर करते हैं, रंगमंच करते हैं, उसको जीना चाहते हैं तो पढ़िए। पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको ज्ञान भी मिलेगा, आपको पता चलेगा क्या चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स। आपको सराउंडिंग्स के लिए अवेयर होना पड़ेगा। वो किताबों से ज्ञान मिलेगा, किताबों से पता चलेगा और फिर आप आगे बढ़ सकेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। सरकार से आपकी कोई अपेक्षा है, हम जानना चाहेंगे। राजस्थान में एक से बढ़कर एक कलाकार तो है, अपनी कला का प्रदेश की क्या बात कर रही हूँ मैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो हमारा राजस्थान के कलाकार हैं वो अपना नाम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ नाम कमाने से ही आपको पता है कि परिवार नहीं चलता है। बिल्कुल, इसके बारे में आप क्या कहना बिल्कुल चाहेंगे? नाम करने से परिवार नहीं चलता है, सिर्फ नाम कमाने से परिवार तो नहीं चलता। हाँ, अब क्या है कि एक समय था जब पहले राज दरबार में कलाकारों को जगह दी जाती थी और उनकी आजीविका भी चलती थी और वो वहाँ पे काम भी करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब केवल कुछ पैसा अनुदान के रूप में दे दिया जाता है, उससे साल में एक बार बढ़ता है, बिल्कुल, जो कि कहीं पर भी इनसफिशिएंट है। वो है, उससे आदमी अब उससे न तो आजीविका चलती है, ना थिएटर प्रॉपरली हो पाता है। किसी का सेट बहुत बड़ा होता है, मंच सज्जा बहुत बड़ी होती है, थिएटर
पूरी टीम बहुत बड़ी होती है, लेकिन उससे कोई उनको फायदा नहीं होता है कहने का मतलब है। और साल भर में एक बार अनुदान देके सरकार अपने पल्ला झाड़ लेती है, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को चाहिए कि समय समय पर इस किस्म के कार्यक्रम करवाए, समय समय पर लोगों को अपने से जोड़े, और कुछ ऐसा कुछ करे जिससे कि थिएटर लगातार होता रहे। ये नहीं कि ब्रेक में साल भर में एक बार में कोई कहता है मार्च में आके थिएटर कर लेता हूँ, कोई कहता है मई में आके थिएटर कर लेता हूँ कि मेरे को वो जो अनुदान मिला उसको पूर्ण करना, उसके फाइनल वो भेजना, जो बजट है वो सीए से बजट वो पास करवाते हैं और भेज देते हैं। तो इस तरह ना तो थिएटर संपन्न होगा, ना आर्टिस्ट से जुड़ पाएगा। तो कहने का मतलब है हमारी कला और संस्कृति को रेगुलर भी कुछ रेगुलरिटी में लगातार कार्यक्रम करवाने चाहिए, जिससे जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको हर तरह से सपोर्ट मिल सके, कहने का मतलब है। देखिए, अगर हम बात करें कि आज के समय में यंग जनरेशन कैसे अपने आप को आगे ले जा सकती है, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका लंबा अनुभव है, आपने काफी कुछ देखा है, तो कैसे अपने आप को प्रमोट कर सकती है, खासकर थिएटर से जुड़े अगर युवा कलाकार हैं तो इस फील्ड में आने के लिए क्या स्कोप है, क्या कर सकते हैं? हमारे टाइम में तो देखिए क्या था कि इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था। आज सोशल मीडिया के थ्रू आप जन जन तक पहुंच सकते हैं। हम पहले मतलब लोग बागों से अपील करते थे कि आइए देखिए थिएटर, इतना आसान था। हाँ, लेकिन फिर भी हाउसफुल होते थे शोज। रविंद्र मंच का जो मेन ऑडिटोरियम है वो हाउसफुल होता था, लोग बाग ऊपर बालकनी में जाते थे, बालकनी में भी फुल होता था, तो खड़े खड़े देखते थे। इस किस्म के भी हमने कुछ ऐसे प्लेस भी देखे हैं जिसमें कि जो शटर है, मेन गेट है रविंद्र मंच का, वो लोग बागों ने झंझोड़ दिया, उसको तोड़ने पे उतारू गए, इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतने मुश्किल होता था। कहने का मतलब है कि आना उस वक्त। अब और आजकल प्लेटफॉर्म्स हो गए। हाँ, आजकल क्या है कि इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कि आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, थिएटर बता सकते हैं, और आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। काफी, हालांकि डिस्टेंसेस काफी है, लेकिन लोग बाग, हाँ, अगर आप अच्छा थिएटर करेंगे, आप प्रॉपर थिएटर करेंगे, तो लोग बाग आएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आए, लोग बाग आएंगे। मैं यही कहता हूं कि आदमी थिएटर देखने आता है, अपना टाइम देता है, आपका टिकट लेता है, और आने जाने का पैसा खर्च करता है, उसका वो सब कुछ वसूल होना चाहिए। वसूल होना चाहिए। वो तीन घंटे आपके पास बैठ रहा है, 3 घंटे आपको दे रहा है, तो उसका वो सब कुछ वसूल होना चाहिए। आप ऐसा थिएटर कीजिए, ऐसा थिएटर कीजिए, तब थिएटर से लोग बाग जुड़ेंगे। थिएटर जीवंत है और जीवंत होगा, जीवंत रह पाएगा। आखिरी 2 सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक छोटा सा सवाल है मेरा ये आपसे कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को इस फील्ड में डालना चाहे तो कितनी उम्र से सही है डाल देना चाहिए बच्चों को इस फील्ड में? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं उन लोगों में से हूँ, हम 2-4 लोग 80 के दशक में चिल्ड्रंस थिएटर करते थे, बच्चों का रंगमंच करते थे। एक चले गए मिस्टर DN शैली हुआ करते थे, स्कूल टीचर थे वो, उनके साथ मैं करता था। ये होगी 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। हमने 89 तक, हमने 7 सालों तक थिएटर किया। 15 मई से और 15 जून तक हम थिएटर करते थे। उस वक्त और कोई चिल्ड्रंस थिएटर नहीं होता, तो कुछ एक होते थे, छोटे छोटे स्कूल्स में होते थे, लेकिन रविंद्र मंच पर केवल एक, और हर साल का इवेंट था वो। तो उस इवेंट के लिए लाइक आप लोगों को पे भी किया जाता था रिवॉर्ड के? हाँ, थोड़ा बहुत बिल्कुल पेमेंट होता था, बिल्कुल पेमेंट होता था, और उस वक्त के हिसाब से अच्छा होता था। जितना भी होता था अच्छा होता था, और बिल्कुल दूसरे तीसरे दिन वो पेमेंट दे दिया करते थे। तो बच्चे आते थे वहाँ पे, छोटे छोटे 5 साल के, 10 साल के बच्चों को जुड़ना चाहिए। और आजकल मैं कुछ एक जगह पर, एक बार मैं उसमें, हालांकि वो बड़ों का था म्यूजिकल प्रोग्राम, और स्टार ऑफ राजस्थान एक अखबार ने करवाया था, मैं उसमें जज था, और पूरा राजस्थान ट्रैवल किया। बड़े अच्छे अच्छे लोग बाग आते थे। एक बार म्यूजिक वाले में भी बैठ गया मैं, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो लोग बागों को बिल्कुल बच्चे आने चाहिए। कहने का मतलब पेरेंट्स को वही जो मैंने कहा कि आई डोंट वांट देम टू बी एन एक्टर, अ सुपरस्टार।
आई वॉन्ट देम टू बी मैं एक बिल्कुल आत्मविश्वास वाला बच्चा चाहता हूँ, आत्मविश्वास वाला पर्सन चाहता हूँ, व्यक्तित्व चाहता हूँ मैं, जो कि अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रकट कर सके, रख सके, है ना, और दूसरा वाला माने कि हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। एक आखिरी सवाल साहब आपसे मैं जानना चाहूंगी कि पॉलिटिक्स को लेकर आपके विचार अब हम थोड़ा जानना चाहेंगे। देश की राजनीति को आप किस नजर से देखते हैं? पिछले 20 साल की सरकारें और उससे पहले करीबन 50 साल की सरकारें, तो ये कितना अंतर आप देखते हैं? देखिए, मैं कहता हूँ राजनीति जो पहले थी, पहले राजनीति जनता की सेवा के लिए होती थी, सही मायने में, है ना, जनता की सेवा के लिए होती थी। पहले ना इतने भत्ते होते थे, ना कुछ होता था। पहले भी लोग वोट मांगते समय बड़े बड़े वादे करते थे, बाद में मुकर जाया करते थे, नहीं मुकरते नहीं काम किया करते थे। अच्छा कहा आपने कि वादे करते हैं। वो एक अमिताभ बच्चन की फिल्म थी कि सर, ये हालात है हमारे देश के, कि वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब होती है, वादे अक्सर टूट जाते हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि अब जो है राजनीति जो है आजीविका, जीवन जीने का, जीवन यापन का एक तरीका बन गई है, आजीविका प्रोफेशन बन गया है, प्रोफेशन, उसमें सेवा भाव नहीं रहा। अगर सेवा भाव रहता तो निश्चित रूप से बिल्कुल राजनीति सिर्फ वादे तक सीमित नहीं रहती है, वो अपने इरादे दिखाती और वो लोगों का भला करती, कोशिश करके भला करती। लेकिन अब जब कोई चीज़ प्रोफेशन बन जाता तो वो होता है कि सब लकीर पीटो, जो चल रहा है वो चलने दो। अब जनता जैसे भी है, जनता गुजार रही है अपना समय, गुजार रही है। जैसा भी आम आदमी जो ढंग से जीना चाहता है वो जिएगा, ये सारी कर ही रहे हैं। आप सिर्फ 2 नाम मैं आपसे जानना चाहूंगी, सिर्फ नाम। पहले कि कोई ऐसा नेता जो आपको बहुत, जिनका कामकाज आपको बहुत बढ़िया लगा हो, कोई एक ऐसे नेता का नाम सिर्फ मैं जानना चाहूंगी। देखिए, ऐसे नेता बहुत सारे हैं, एक अगर मैं हमारे हिंदुस्तान में, आप मतलब जिन्होंने वास्तव में धरातल पे काम किया है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ। आजादी के बाद या आजादी के पहले? आजादी के पहले की बात करते हैं, पहले चलिए। आजादी के पहले महात्मा गांधी थे, जिनके लिए कहा गया कि आने वाली पीढ़ी आश्चर्य करेगी कि एक हार्ड मास का ऐसा पुतला हुआ था। आश्चर्य करेगी, बिल्कुल आश्चर्य करेगी। वो वहाँ और चीजें हो रही थी, वो वहाँ दंगे वाली नोआ खली में बैठा हुआ था आदमी और आमरण अनशन कर रहा था। और वो आपने गांधी फिल्म देखी हो तो ओमपुरी रोटी फेंकते हैं कि ले रोटी खाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम भूख से मर जाओ। तुम ऐसा भी नेता था, ऐसे भी ऐसा भी नेता हमारे साथ थे, महात्मा थे। अभी की अगर मैं बात करूं, सिर्फ अभी आजादी के बाद का, मैं इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, जिसको कवि हृदय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुर्गा कह के पुकारा संसद भवन में, तो इस किस्म के भी नेता हुए। बहुत बढ़िया। आपका जो लंबा अनुभव है, आज आपकी थोड़ी सी आपसे वार्तालाप में, चर्चा परिचर्चा में सत्याल जी लगा, आज बहुत बढ़िया लगा आज आपसे बात करके। काफी आपका जो अनुभव है वो आपकी बातों में दिखा। और हम चाहेंगे कि आज समय की थोड़ी सी सीमा है, पर किसी और चर्चा परिचर्चा में हम आपसे जरूर जुड़ना चाहेंगे। आपकी उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कुशल मंगल, स्वस्थ रहें और मैं भी चाहूंगा कि बातचीत करूं, है। बिल्कुल सर, गुड विशेस फॉर यू और थैंक यू सो मच। आपके भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके चैनल को, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, न्यूज़ 21 पर आज हमारे खास कार्यक्रम चर्चा परिचर्चा में जाने माने थिएटर आर्टिस्ट हेमंत थपलियाल जी आज हमारे साथ हैं, जिनकी सोच है कि रंगमंच एक ऐसा दर्पण है जो समाज को उसकी असलियत दिखाता है। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं फिर एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 21। नमस्कार।